पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे शूरवीर योद्धा थे जिनके साहस और पराक्रम के किस्से भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। वे एक आकर्षक कदकाठी के योद्धा थे जो सभी सैन्य विद्याओं में निपुण थे। उन्होंने अपने अद्भुत साहस से दुश्मनों को धूल चटाई थी। उनकी वीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जब मोहम्मद गौरी द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया और पृथ्वीराज चौहान के करीबी दोस्त एवं कवि चंद्रवर दाई ने अपनी काव्य रचना पृथ्वीराज चौहान रासो में ये भी उल्लेख किया है कि पृथ्वीराज चौहान घोड़ों व हाथियों को नियंत्रित करने की अद्भुत कला में निपुण थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर। तो आइए जानते हैं इतिहास के इस महान योद्धा के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। भारतीय इतिहास के महान और साहसी योद्धा पृथ्वीराज चौहान वंश के क्षेत्रीय शासक सोमेश्वर व कर्पूर देवी के घर साल 1149 में जन्मे थे। ऐसा कहा जाता है कि वे उनकी माता पिता की शादी के कई सालों बाद काफ़ी पूजा पाठ और मन्नतों के मांगने के बाद जन्मे थे। वहीं उनके जन्म के समय से ही उनकी मृत्यु को लेकर सोमेश्वर के राज्य में षड्यंत्र रचे जाने लगे, लेकिन उन्होंने अपने दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम कर दिया और वे एक अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले गए। राजघराने में पैदा होने की वजह से ही शुरू से ही पृथ्वीराज चौहान का पालन पोषण काफ़ी सुख सुविधाओं से निपुण अर्थात वैभवपूर्ण वातावरण में हुआ था। उन्होंने सरस्वती कांडभरण विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि युद्ध और शास्त्र विद्या की शिक्षा उन्होंने अपने गुरु श्री राम जी से प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद साहसी, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। शुरुआत से ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाने की एक अद्भुत कला सीख ली थी, जिसमें वे बिना देखे आवाज़ के आधार पर बाण चला सकते थे और सटीक निशाना लगा सकते थे। बचपन में चंद्रवर दाई पृथ्वीराज चौहान के सबसे अच्छे मित्र थे, जो उनके एक भाई की तरह ख्याल रखते थे। चंद्रवर दाई तोमर वंश के शासक आनंद पाल की बेटी के पुत्र थे, जिन्होंने बाद में पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान जब 11 वर्ष के थे तभी उनके पिता सोमेश्वर के एक युद्ध में मृत्यु हो गई। इसके बाद वे अजमेर के उत्तराधिकारी बने और एक आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा की सभी उम्मीदों पर खड़े उतरे। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर भी अपना सिक्का चलाया। दरअसल उनकी मां कर्पूरा देवी उनके पिता आनंद पाल की इकलौती बेटी थी, इसलिए उनके पिता ने अपने दामाद और अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान से पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को भांपते हुए अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की, जिसके तहत 1166 में उनके नाना आनंद पाल की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राज्य सिंहासन पर बैठे और कुशलतापूर्वक उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली। एक आदर्श शासक के तौर पर उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूती देने के लिए कई कार्य किए, इसके विस्तार करने के लिए कई अभियान भी चलाए और इस प्रकार वे एक वीर योद्धा एवं लोकप्रिय शासक के तौर पर पहचाने जाने लगे। पृथ्वीराज चौहान और रानी संयुक्ता की प्रेम कहानी की आज भी मिसालें दी जाती हैं। पृथ्वीराज चौहान के अद्भुत साहस और वीरता के किस्से चारों तरफ थे। वहीं जब राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता ने उनकी बहादुरी और आकर्षक के किस्से सुने तो उनके हृदय में पृथ्वीराज चौहान के लिए एक प्रेम भावना उत्पन्न हो गई और वे चोरी छुपे उन्हें गुप्त रूप से पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखने लगे। पृथ्वीराज चौहान भी राजकुमारी संयुक्ता की खूबसूरती से बेहद प्रभावित थे और वे भी राजकुमारी की तस्वीर देखते ही उनसे प्यार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब रानी संयुक्ता के बारे में उनके पिता राजा जयचंद को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी संयुक्ता के विवाह के लिए स्वयंवर करने का फैसला लिया। वहीं इसी दौरान राजा जयचंद ने समस्त भारत पर अपना शासन चलाने की इच्छा के तहत अश्वमेध यज्ञ करने का आयोजन किया। इस यज्ञ के बाद ही रानी संयुक्ता का स्वयंवर होना था। पृथ्वीराज चौहान नहीं चाहते थे कि क्रूर और घमंडी राजा जयचंद का भारत में प्रचार हो, इसलिए उन्होंने राजा जयचंद का विरोध भी किया था, जिससे राजा जयचंद के मन में भी पृथ्वीराज चौहान के प्रति घृणा और भी ज़्यादा अधिक बढ़ गई।
जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए देश के सभी कई छोटे बड़े राज्यों से के महान राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, बल्कि उनका अपमान करने के लिए द्वारपालों के स्थान पर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को रखवा दिया। वहीं पृथ्वीराज चौहान जयचंद की इस चालाकी को समझ गई। उन्हें अपनी प्रेमिका को पाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। बता दें आपको, उस समय हिंदू धर्म में लड़कियों को अपना वर चुनने का अधिकार था। वहीं अपने स्वयंवर के जिस भी व्यक्ति को वो माला डालती, वो उसकी रानी बन सकती थी। वहीं स्वयंवर के दिन कई बड़े बड़े राजा अपने सौंदर्य के रूप में पहचाने जाने वाली राजकुमारी संयुक्ता के विवाह करने के लिए शामिल हुए। इसी समय स्वयंवर में जब राजकुमारी अपने हाथों में वरमाला लेकर एक एक कर सभी राजाओं के पास से गुजरी और उनकी नज़र जब द्वार पर रखी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर पड़ी, तब उन्होंने द्वार पर खड़ी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर ही हाथ डाल दिया, जिससे देखकर स्वयंवर में आए सभी राजाएं खुद को अपमानित महसूस करने लगे। वहीं पृथ्वीराज चौहान अपनी गुप्त योजना के मुताबिक द्वारपाल की प्रतिमा के पीछे खड़े थे। तभी उन्होंने राजा जयचंद के सामने रानी संयुक्ता को उठाया और सभी राजाओं को युद्ध के लिए ललकार कर अपनी राजधानी लौट गए। इसके बाद राजा जयचंद गुस्से से आग बबूला हो गया और उसका पीछा करने के लिए सैनिक लगा दिए। पृथ्वीराज चौहान का पीछा किया, लेकिन उसकी सेना महान पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ने में असमर्थ रही। जयचंद के सैनिक पृथ्वीराज चौहान का बाल भी बांका नहीं कर सके। हालांकि इसके बाद राजा जयचंद ने और पृथ्वीराज चौहान साल 1189 और 1190 में भयंकर युद्ध लड़े गए। इसमें कई लोगों की जान गई और दोनों सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचा। पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत बड़ी थी, जिसमें करीब 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। उनकी विशाल सेना में घोड़ों का अहम खास महत्व था। पृथ्वीराज चौहान ने इस विशाल सेना की सहायता से कई युद्ध जीते और वे अपने राज्य का विस्तार करने में कामयाब हुए। वहीं पृथ्वीराज चौहान जैसे जैसे युद्ध जीतते गए, वैसे वैसे वे अपनी सेनाएं को बढ़ाते गए। चौहान वंश के सबसे बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में अपने राज्य को एक नए मुकाम पर पहुंचाया था। पृथ्वीराज चौहान पंजाब में भी अपना सिक्का चलाना चाहते थे, लेकिन उस समय पंजाब में मोहम्मद शाहुद्दीन गौरी का शासन चल रहा था। वहीं पृथ्वीराज चौहान की पंजाब पर राज चलाने की इच्छा मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करके ही पूरी होनी थी, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी विशाल सेना के साथ मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर दिया। इस हमले के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सरहिंद और सरस्वती और झांसी पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन इसी बीच अनहिलवाड़ा में जब मोहम्मद गौरी की सेना ने हमला किया तो पृथ्वीराज चौहान का सैन्य बल कमजोर पड़ गया, जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान को सरहिंद के किले में अपना अधिकार खोना पड़ा। बाद में पृथ्वीराज चौहान अकेले ही मोहम्मद गौरी का वीरतापूर्वक मुकाबला करते रहे, जिसके चलते मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हो गया और बाद में मोहम्मद गौरी को इस युद्ध को छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ये युद्ध सरहिंद के किले के पास तराइन नामक जगह पर हुआ, इसलिए इसे तराइन का युद्ध कहा जाने लगा। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित किया था, लेकिन हर बार उन्होंने उसे जीवित छोड़ ही दिया। वहीं पृथ्वीराज चौहान से इतनी बार हारने के बाद मोहम्मद गौरी मन ही मन प्रतिशोध की भावना से बढ़ रहा था। वहीं जब संयुक्ता के पिता और पृथ्वीराज चौहान के कट्टर दुश्मन जयचंद को जब इसी बात की भनक लगी तो उसने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया और दोनों ने पृथ्वीराज चौहान को जान से मारने की षड्यंत्र रचा। इसके बाद दोनों ने मिलकर साल 1192 में अपने मजबूत सैन्य बल के साथ पृथ्वीराज चौहान पर फिर से हमला कर दिया। वहीं जब इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए थे तब उन्होंने अन्य राजपूत राजाओं से सहायता मांगी, लेकिन स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान द्वारा किए गए अपमान को लेकर कोई भी शासक उनकी सहायता नहीं की। इस मौके पर फायदा उठाते हुए राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का भरोसा जीतने के लिए अपना सैन्य बल पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया।
वहीं उदास स्वभाव के पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद की इस चालाकी को नहीं समझ पाए और इस तरह जयचंद के धोखेबाज सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को संहार कर दिया। और इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी और उनके मित्र चंद्रवर्त दाई को अपने जाल में फंसाकर उन्हें बंधक बना लिया और उनके अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली, पंजाब, अजमेर और कन्नौज में शासन किया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान से कई बार पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी अंदर ही अंदर प्रतिशोध की भावना से भड़क रहा था। इसलिए बंधक बनाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को उसने कई शारीरिक यातनाएं दी। वहीं काफ़ी यातनाएं सहने के बाद भी वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के सामने झुके नहीं। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने उनकी आंखें फोड़ दी। यही नहीं, आंखें जला देने के बाद भी मोहम्मद गौरी ने उन पर कई जुल्म ढाए। अंत में उनको मारने का आदेश दिया। वहीं इससे पहले मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान को मारने की साजिश पूरी कामयाब होती। पृथ्वीराज चौहान के बेहद करीबी मित्र राजकवि चंद्रवर्त दाई ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान की शब्दभेदी बाण चलाने की खूबी बताई। इसके बाद मोहम्मद गौरी हंसने लगा और कहा कि भला अंधा व्यक्ति कैसे बाण चला सकता है। लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी ने तीरंदाजी की प्रतियोगिता की। वहीं इसी प्रतियोगिता में शब्दभेदी बाण चलाने वाले की उस्ताद पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र चंद्रवर्त दाई के दोहों के माध्यम से अपनी बहादुरी कला दिखाई और भरी सभा में पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवर्त दाई के दोहों की सहायता से मोहम्मद गौरी को मार दिया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, दाऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर्त दाई ने स्वयं को ही आपस में मार दिया, दुश्मनों को हाथों की बजाय। वहीं यह बात राजकुमारी सेनुता को पता चली तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए।